हेलो, दिस इज शिवन शुक्ला। आई वेलकम टू यू दिस प्लेटफॉर्म लीगल लेंस। आज हम कंसिडर करेंगे सेक्शन 319 की जो रिसेंट जजमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, दैट इज़ 5 जजेस बेंच। केस का नाम क्या है? सुखपाल सिंह खैरा वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। आई रिपीट इट, सुखपाल सिंह खैरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो कंसिडर की जाएगी बहुत लंबे टाइम तक। कौन लिखा है? जस्टिस A.S. बोपन्ना। इस केस के सबसे पहले हम फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया, पर्पस क्या है कि रिवीजन एप्लीकेशन पड़ी थी हाई कोर्ट में, उसे डिसमिस कर दिया था। दैट मीन्स ट्रायल कोर्ट का जो भी ऑर्डर था उसे सस्टेन माना था। ट्रायल कोर्ट ने 319 में जो भी जिस स्टेज पे उसने 319 की पावर इन्वोक की थी। अभी हम फैक्ट डिस्कस करते हैं, सो विल गेट टू अंडरस्टैंड। नंबर 2 में देखिए आप, हाईलाइटेड पोर्शन पे फोकस करिए। लाइक 5 मार्च 2015, 5 मार्च 2015 को FIR लॉन्च होती है। 11 एक्यूज उसमें रहते हैं। कौन कौन सा मैटर होता है? NDPS, आर्म्स एक्ट और IT एक्ट। फिर से रिपीट करते हैं। 5 मार्च 2015, 5 मार्च 2015 FIR लॉन्च होती है। 11 एक्यूज होते हैं। कौन सा एक्ट होता है? NDPS, आर्म्स, IT एक्ट, ये 3 एक्ट होते हैं। नाउ अब इनके लिए चार्जशीट फाइल होती है 6/9/2015 को। अब FIR में तो 11 बंदे थे। फैक्ट आप ध्यान से याद रखिएगा। FIR में पहले जो FIR लॉन्च हुई उसमें 11 बंदों के 11 बंदों के नाम थे। अब 6/9/2015, 6/9/2015 को क्या हुआ कि 10 accused were summoned। 10 accused को समन किया गया एंड पुट टू ट्रायल इन सेशन केस। केस का नंबर दे दिया 289 ऑफ 2015। केस का नंबर 1 पड़ता है। नाउ though the second charge sheet was filed by the police, the same did not name the appellant herein as an accused। मतलब हम जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि एक FIR में भले 11 लोग के नाम थे, बट एक्चुअली में 10 लोग को बुलाया गया। और जब चार्जशीट पहली फाइल की गई, दूसरी फाइल की गई, तो वो जो एक बंदा बचा था उसको तो कोई जिक्र ही नहीं था। किसी ने उसको बुलाया नहीं, कोई क्लेम नहीं था, राइट। नाउ इन द ट्रायल कंडक्टेड बिफोर द लर्नड सेशन जज, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन फाइल करता है 311 की एप्लीकेशन। 2 बंदों को बुलाता है, PW4 एंड PW5, और जिनका फर्दर एग्जामिनेशन होता है। और फर्दर एग्जामिनेशन होने के बाद 21/9/2017 को 319 की एप्लीकेशन इन्वोक करने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं प्रोसिक्यूशन। पर्पस क्या होता है कि 5 एडिशनल एक्यूज को हमको बुलाना है और उनको ट्रायल करना है। Now summoning of additional accused was sought based on the evidence tendered by PW4, PW5 and PW13। Now 4 पॉइंट में देखिए कि केस 289 ऑफ 2015 जो कि ओरिजिनल केस था, वेयर अगेंस्ट द 10 एक्यूज्ड। और चूँकि एक एक्यूज था जो कि अवेलेबल नहीं था, सो कोर्ट ने क्या किया कि केस को स्प्लिट अप कर दिया और उसको नया नंबर दे दिया, केस नंबर 217 ऑफ 2019। अब सिर्फ एक ही प्रोसीडिंग बची थी विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा केस? 289 ऑफ 2015, जिसमें 10 एक्यूज थे। अब इन दैट रिगार्ड 10 एक्यूज्ड में क्या हुआ कि लर्नड सेशन जज ने क्या किया कि प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन 31 अक्टूबर 2017, वेयर बाय वन ऑफ द एक्यूज वॉज एक्यूटेड। एक को तो छोड़ दिया, बट जो रिमेनिंग 9 एक्यूज वे कन्विक्टेड और सेंटेंस वॉज इम्पोज ऑन सेम डेट है 31 अक्टूबर 2017। 9 को कन्विक्ट किया और उसी डेट पे, सेम डेट पे 31 अक्टूबर 2017 को उसने सेंटेंस भी कर दिया। नाउ द लर्नड सेशन जज ऑल्सो अलाउ द एप्लीकेशन फाइल अंडर 319। तो 319 की जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी पहले, उसको भी अलाउ कर दिया सेम डे पे। सेम डे पे 3 ऑर्डर आ रहे हैं। एक बंदा एक्विट हो रहा है, दूसरे बंदे कन्विक्ट हो रहे हैं, कन्विक्ट के साथ सेंटेंस भी कर दिया, सेंटेंस के बाद सीधा उसने 319 की एप्लीकेशन भी अलाउ कर दिया और एप्लीकेंट को बोला कि अब आओ तुम ट्रायल को फेस करना है तुमको। इसी चीज़ के रिगार्डिंग में बंदा हाई कोर्ट में जाता है रिवीजन में कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि ट्रायल इंड होने के बाद 319 की एप्लीकेशन पड़ी थी। और बट हाई कोर्ट ने रिवीजन में बोला कि नेट ट्रायल कोर्ट ने ठीक किया है। और बाद में ये टू ऑनरेबल जज ऑफ दिस कोर्ट 10/5/2009 को यहाँ पे मैटर आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने शशिकांत सिंह और हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इन दोनों केस को कंसीडर किया और बोला इसमें ये पॉइंट मेंशन है, ये पॉइंट मिस है कि ट्रायल कब एंड होगा ये नहीं बताया।
सो इस पॉइंट को क्लैरिफिकेशन के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि CGI डिसाइड करें कि इसको कैसे डिसाइड करना है, एंड देन ही हैज़ फ्रेम्ड द, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रेफर की, द प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच ऑफ अप्रोप्रिएट स्टैंड टू कंसिडर द क्वेश्चन रेज्ड। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूटेड दिस बेंच, तो 5 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया टू कंसिडर द क्वेश्चन रेज्ड। अब कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन रेज किए गए एक्चुअली में, वो हमको सबसे पहले 3 क्वेश्चन रेज करने, वो समझने होंगे। नंबर पहला क्या है? वेदर द ट्रायल कोर्ट हैज़ द पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ द CRPC। हम बात कर रहे हैं 319 CRPC में, कहाँ पे? ट्रायल कोर्ट पे। सो वेदर द ट्रायल कोर्ट हैज़ द पावर अंडर सेक्शन 319 CRPC फॉर समनिंग एडिशनल अक्यूज्ड व्हेन द ट्रायल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर को अक्यूज्ड हैज़ एंडेड। जैसे इस केस में हमने देखा कि 9 बंदे तो कन्विक्ट हो चुके हैं, तो जो को अक्यूज्ड हो रहे हैं जितने भी हैं उन सब के रिगार्ड में तो ट्रायल ख़त्म ही होने वाला है, ख़त्म हो गया मतलब। बट अब आप इसको 319 में बुला रहे हो, तो यही पहला क्वेश्चन है, क्या आप 319 की स्टेज को, 319 की जो पावर है तब आप इन्वोक कर सकते हो जब बाकी जो अदर को अक्यूज्ड हैं उनके रिगार्ड में ट्रायल ख़त्म हो गया हो। एंड द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन रेंडर्ड ऑन द सेम डेट बिफोर प्रोनाउंसिंग द समनिंग ऑर्डर। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले जजमेंट सुनाया उसके बाद फिर आपने 319 का ऑर्डर दिया हो? सो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आई अगेन रीड द क्वेश्चन, क्योंकि आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। सो whether the trial court has the power under section 319 of the CRPC for summoning additional accused when the trial with respect to the other co-accused has ended। तो यदि को अक्यूज्ड के रिगार्ड में ट्रायल एंड हो चुका है तो क्या तब भी ट्रायल कोर्ट 319 की पावर यूज़ कर सकती है, लाइक टू कॉल फॉर एडिशनल प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट क्या है? एंड द जजमेंट ऑफ अ कन्विक्शन रेंडर्ड ऑन द सेम डेट बिफोर प्रोनाउंसिंग द समन ऑर्डर, राइट। नंबर 2 में देखिए, वेदर द ट्रायल कोर्ट हैज़ अ पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ द CRPC for summoning additional accused when the trial in respect of certain other absconding accused जिसकी अभी whose presence is subsequently secured is ongoing pending have been bifurcated from the main trial। आप एक ऐसे सिचुएशन समझिए, यदि एक E और B दोनों के रिगार्ड में जॉइंट ट्रायल है, फॉर द वैलिड रीजन ट्रायल को बाइफरकेट कर दिया गया। सो अब ये बोल रहा है कि अब जो बाइफरकेट हुआ है, क्या उसमें भी आप 319 की एप्लीकेशन 319 आप अलाउ करोगे और एज ए एडिशनल प्रोसिक्यूशन आप एक्यूज को बुला सकते हो? वेदर द ट्रायल कोर्ट हैज़ द पावर अंडर 319 CRPC फॉर समनिंग एडिशनल अक्यूज्ड व्हेन द ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अदर एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड। सो हमारे ये वाले एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल ए के रिगार्ड में तो ट्रायल हो गया, बट बी के रिगार्ड में क्या हुआ कि बी एब्सकॉन्ड चल रहा था, बट लेटर ऑन उसे पकड़ा गया, बट वो पकड़ा गया। नाउ हुज प्रेजेंस इज सब्सिक्वेंटली सिक्योर्ड इज ऑनगोइंग पेंडिंग हैव बीन बाइफरकेटेड फ्रॉम द मेन ट्रायल। तो अब बी का ट्रायल होना है, तो क्या उस वाली प्रोसीडिंग में भी आप 319 का एप्लीकेशन लगा के आप एडिशनल बुला सकते हो? एंड नंबर 3 क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गाइडलाइन दैट द कॉम्पिटेंट कोर्ट मस्ट फॉलो जब भी पावर 319 की यूज़ करना होगा। अब कई सारे जो जितने भी हमारे पास सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने अपना अपना पॉइंट रखा। हरदीप सिंह का केस रखा, 353 रखा उन्होंने, 353 कब एंड होगा, 253, 255 ये सारे सेक्शन मेंशन किए गए जहाँ पे लिखा हुआ था कि कब ट्रायल एंड हो सकता है। 232, 235, देन 353 के बारे में बात किया गया। सो 273 में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, क्योंकि एक कंटेंशन ये भी था कि आप यदि नए वाले को ला रहे हो तो उसके सामने एविडेंस के सारे रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस वजह से आपको डी नोवो फ्रेश ट्रायल करना होगा, बट कहीं फ्रेश ट्रायल की वजह से ऐसा तो नहीं है कि अदर पार्टी को हार्म पहुंच सके। सो ये सारे कंडीशन सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट कर रहे थे और वेरी वंडरफुली दे हैव प्रेजेंटेड दिस केस एंड यू कैन हियर द प्रोसीडिंग एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन माई चैनल। सो अभी हम कंसिडर करेंगे एक्चुअली सारे केस के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन पॉइंट पे क्या डिसीजन दिया है। सो ये 45 पेज का जजमेंट है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा जजमेंट कवर करूँगा कि एक्चुअली में क्या क्या है इसमें पूरा। बट यस, सो पैरा नंबर 33 में आप देखिए, पैरा नंबर 33 आपके सामने है।
फॉर ऑल द रीजन स्टेटेड अबव वी आंसर द क्वेश्चन रेफर्ड एज हेयर अंडर। नाउ अभी हमने जो 3 क्वेश्चन देखे थे उन्हीं 3 क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी में मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वेदर द ट्रायल कोर्ट हैज़ द पावर अंडर सेक्शन 319 CRPC फॉर समनिंग एडिशनल एक्यूज्ड। व्हेन द ट्रायल, कब सिचुएशन की बात कर रहा है, व्हेन द ट्रायल विथ रिस्पेक्ट टू अदर को अक्यूज्ड हैज़ एंडेड एंड द जजमेंट ऑफ अ कन्विक्शन रेंडर्ड ऑन द सेम डेट बिफोर प्रोनाउंसिंग द समनिंग ऑर्डर। समनिंग ऑर्डर इशू करने के पहले ही जजमेंट इन्होंने इशू कर दिया। तो कैसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने जजमेंट ऑफ द कन्विक्शन प्रोनाउंस कर दिया और उसके बाद आप समन इशू कर रहे हो। सो वो सारी सिचुएशन हम इस आंसर में देखेंगे। रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी। सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करिए, आई विल एक्सप्लेन दैट। Now the power under section 319 CRPC is to be invoked and exercised before the pronouncement of the order of sentence. वर्ड है बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। तो जनरल क्या होगा कि आपको सेंटेंस का ऑर्डर प्रोनाउंस करने के पहले 319 CRPC को आप इन्वोक कर लीजिए। वेयर देयर इज अ जजमेंट ऑफ अ कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड। ये कौन सा केस है, जब हमको किसी बंदे को कन्विक्ट करना है तो आपको यदि 319 को यूज़ करना है तो सेंटेंस ऑर्डर को प्रोनाउंस करने से पहले आप 319 को अलाउ करेंगे। बट यदि बंदे का एक्विटल हो रहा है, लाइक इन द केस ऑफ एक्विटल, द पावर शुड बी एक्सरसाइज बिफोर द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज प्रोनाउंस्ड। क्योंकि एक बार आपने एक्विटल का ऑर्डर दे दिया तब तो आगे कोई प्रोसीडिंग बची नहीं। सो हमारे पास कन्विक्शन के लिए कौन से, यदि कन्विक्ट कर रहे हैं तो सेंटेंस सुनाने के पहले तक आप 319 यूज़ कर लो। सेंटेंस एक तो होगा जजमेंट आप सुनाओगे, जजमेंट के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे आप सेंटेंस सुनाते हो। सो सेंटेंस सुनाने के पहले तक आप 319 का ऑर्डर दे सकते हो। विथ रिस्पेक्ट टू द केस ऑफ एक्विटल का ऑर्डर प्रोनाउंस होने के पहले तक आप 319 का आप ऑर्डर दे सकते हो। सो हेंस द समनिंग ऑर्डर हैज़ टू प्रीसीड, ध्यान रखिएगा प्रीसीड किसको करेगा, द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल बाय इम्पोजिंग ऑफ सेंटेंस इन द केस ऑफ कन्विक्शन। क्योंकि कन्विक्शन के केस में कंक्लूजन ऑफ ट्रायल कब होगा, जब सेंटेंस सुना दिया जाएगा। सो सेंटेंस सुनाने के पहले आप 319 यूज़ करेंगे, और एक्विटल का आप समझ चुके हैं कि एक्विटल के ऑर्डर के पहले आप 319 इन्वोक करेंगे। नाउ नेक्स्ट हाईलाइटेड पोर्शन पे आप फोकस करिए। एंड इफ सच समनिंग ऑर्डर इज पास्ड, जो 319 का ऑर्डर है, सच समनिंग ऑर्डर इज पास्ड आइदर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, या तो एक्विटल के बाद आपने पास किया है या सेंटेंस इम्पोज करने के बाद पास किया है फॉर द केसेस ऑफ कन्विक्शन, तो ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं होगा। मैं फिर से बाइफरकेट कर रहा हूँ। नंबर पहले पॉइंट पे, यदि केस एक्विटल है तो एक्विटल के ऑर्डर के पहले, यदि केस कन्विक्शन का है तो सेंटेंस के पहले। ध्यान रखिएगा कन्विक्शन में एक जजमेंट होता है, जजमेंट के बाद सेंटेंस होता है। सो सेंटेंस के पहले और इन दोनों की स्टेज के बाद यदि 319 का यूज़ किया जाता है सो ये सस्टेन नहीं करेगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि वेदर द ट्रायल कोर्ट हैज़ द पावर अंडर 319 ऑफ CRPC फॉर समनिंग एडिशनल अक्यूज्ड when the trial in respect of certain other absconding accused whose presence is subsequently secured is ongoing pending have been bifurcated from the main trial। तो यदि बाइफरकेट हो गया है मेन ट्रायल का, तो अब जिसके रिगार्ड में प्रोसीडिंग चल रही है, लाइक जो पहले एब्सकॉन्डिंग था और अब पकड़ा गया है, सो क्या उस सिचुएशन में भी आप 319 का यूज़ कर सकते हो। और इसमें मेन इशू ये होता है कि एक के, फॉर एग्जांपल हमने हमारे एग्जांपल में देखा था कि ए और बी का जॉइंट ट्रायल होना था, बट ए और बी का बाद में बाइफरकेशन हो गया ट्रायल का। नाउ बी एब्सकॉन्डिंग चल रहा था, लेटर ऑन बी का प्रेजेंस इंश्योर कर लिया गया और अब ट्रायल चलेगा। सो मेन इशू अराइज ये होगा कि क्या ए के प्रोसीडिंग में या ए के ट्रायल में जो भी एविडेंस हैं, क्या उनके बेसिस पे, सिर्फ उन एविडेंस के बेसिस पे जब बी का ट्रायल चल रहा होगा और आपको अब आप 319 का पावर यूज़ करना है किसी को बुलाने के लिए, तो क्या आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। क्योंकि वहाँ कंटेंशन था कि बी के ट्रायल के लिए सिर्फ बी के एविडेंस को आप कंसिडर करिए एंड देन फिर आप 319 को यूज़ करिए। तो मतलब जिस बंदे का ट्रायल चल रहा है उसी ट्रायल के एविडेंस के बेसिस पे आपको 319 की पावर यूज़ करनी है, ना कि पुराने वाले में। सो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन।
the trial court has the power to summon additional accused when the trial is proceeded in respect of the absconding accused after securing his presence. So obviously जैसे abscond हो रहा है उसकी आपने presence को ensure कर लिया, so अब आप trial चल रहा है. Now subject to the evidence recorded in the split up bifurcated trial pointing to the involvement of the accused sought to be summoned. अब उसमें हमको ये पता चला कि इस बंदे को बुलाना है, हमको एडिशनल प्रोसिक्यूट करना है. नाउ बट द एविडेंस रिकॉर्डेड इन द मेन कंक्लूडेड ट्रायल, हमारे वाले केसेस में नंबर ए कि ए के रिगार्डिंग ए का जो ट्रायल था, जो मेन कंक्लूडेड ट्रायल था, कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ द समनिंग ऑर्डर इफ सच पावर हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइज इन द मेन ट्रायल टिल इट्स कंक्लूजन. सो यदि आपको ए के ट्रायल में यानी मेन ट्रायल में यदि आपको किसी को 319 यूज़ करना है तो आप उस केस के उस ट्रायल के एविडेंस जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं आप उसके एविडेंस के बेसिस पे आप 319 यूज़ कर सकते हो. जब बाइफरकेट ट्रायल हो जा रहा है सो वैसे केसेस में जो भी अब जो दूसरा ट्रायल चलेगा उस दौरान जो आपके पास एविडेंस आएंगे उनके बेसिस पे ही आपको आगे जाके 319 का पावर यूज़ करना है. वही चीज़ यहाँ पे बोला, बट द एविडेंस रिकॉर्डेड इन द मेन कंक्लूडेड ट्रायल कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ समनिंग ऑर्डर, नहीं बनेगा बेस इफ़ सच पावर हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइज इन द मेन ट्रायल टिल इट्स कंक्लूजन. तो यदि उसमें कंक्लूजन तक आपने नहीं यूज़ किया तो अब आप नहीं करेंगे. And number 3, what are the guidelines that the competent court must follow while exercising power under section 319? So एक कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट क्या गाइडलाइन फॉलो करेगा, सॉरी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट या आपके सेशंस कोर्ट को भी कोर्ट है जो कि जिसको 319 को फॉलो करना है. सो व्हाट काइंड ऑफ गाइडलाइन ही हैज़ टू कीप इन माइंड. सो हमारे पहले में क्या होगा, आप इसमें हाईलाइट पोर्शन पे फोकस करिएगा. जैसे मजिस्ट्रेट को लगता है, देखिए बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑन एक्विटल और सेंटेंस, देखिए इन बिटवीन यदि उसे 319 इशू करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इशू कहाँ उठता है कि यदि लास्ट मोमेंट पे आप कर रहे हो कि आपको एक तरफ से जजमेंट देना है, सेंटेंस सुनाना है, उसी टाइम आपको 319 की फीलिंग आ रही है. सो वैसे सिचुएशन को डील करने के लिए इन्होंने 12 गाइडलाइन दे दी है. पहले में क्या बोला कि बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एक्विटल और सेंटेंस, कि या तो एक्विटल या सेंटेंस का यदि ऑर्डर पास करना है उसके पहले आपको लग रहा है कि 319 यूज़ करना है, सो सिंपली आप करिए कि आप ट्रायल को पॉज कर दीजिए. इसका पर्पस क्या है, क्योंकि यदि बंदे को हमको प्रोसिक्यूट फिर करना होगा सो हो सकता है डी नोवो ट्रायल चले. सो इस पर्पज़ के लिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम पॉज कर देंगे ट्रायल को यदि हमको पहले पता चल रहा है, लाइक बिफोर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एक्विटल और सेंटेंस. ऐसा नहीं होगा कि हम ऑर्डर ऑफ एक्विटल या सेंटेंस को पास कर देंगे फिर हम 319 यूज़ करेंगे. यही गलती किया था, इसी चीज़ को रिवर्ट ठीक कर रहे हैं कि ये ऑर्डर और एक्विटल और सेंटेंस के ऑर्डर के पहले यदि आपको लग रहा है कि 319 आपको यूज़ करना है तो सिंपली आप ट्रायल को पॉज कर दीजिए. दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, द कोर्ट शैल देयर अपॉन फर्स्ट डिसाइडेड द नीड और अदरवाइज टू समन द एडिशनल एक्यूज्ड. अब कोर्ट कंसिडर करेगी कि ज़रूरत क्या है इसकी, क्या कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है, ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगी तो समन कर देगी. नाउ 3 में देखिए, इफ़ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज़ टू एक्सरसाइज द पावर अंडर 319. नाउ कोर्ट हैज़ मेक अप हिज माइंड कि हमको 319 यूज़ करना है और एंड समन द एक्यूज, समन भी कर दिया एक्यूज को. सच समनिंग ऑर्डर शैल बी पास्ड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर विद द ट्रायल इन द मेन केस. तो मेन केस को प्रोसीड करने के पहले ये आप ऑर्डर पास करेंगे. नंबर 4 में देखिए, इफ द समनिंग ऑर्डर ऑफ द एडिशनल एक्यूज्ड इज पास्ड. अब आपने समनिंग ऑर्डर पास कर दिया. नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्टेज एट विच इट हैज़ बीन पास, द कोर्ट शैल ऑल्सो अप्लाई इट्स माइंड टू द फैक्ट as to whether such summoned accused is to be tried along with the other accused or separately. हमने उधर ट्रायल को पॉज करके रखा है, इधर हमने समन किया है 319 को. नाउ अब मजिस्ट्रेट या कोर्ट को जो भी है उनको कोर्ट को ध्यान में रखना होगा कि कोर्ट को अपना माइंड ये अप्लाई करना होगा कि ये जो बंदा आ रहा है इसका ट्रायल कैसे होगा, क्या इन्हीं बंदों के साथ, इन्हीं एक्यूज के साथ इनका ट्रायल होगा या इसका ट्रायल सेपरेटली होगा. ये उसको मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी. नंबर 5 में देखिए कि यदि डिसीजन है फॉर द जॉइंट ट्रायल का, आपका कॉल है कि नहीं हम उसका जॉइंट ट्रायल कराएंगे. सो द फ्रेश ट्रायल शैल बी कमेंस्ड ओनली आफ्टर द सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ समवन अक्यूज्ड. आपने माइंड मेकअप किया कि हम उसका जॉइंट ट्रायल कराएंगे, तो आप प्रोसीडिंग को आपने पॉज करके रखा है. अब जब बंदा आ जाएगा उसके बाद हम फ्रेश प्रोसीडिंग करेंगे. 6 में देखिए, यदि आपने डिसाइड किया कि हम ट्रायल को सेपरेट रखेंगे, इफ़ द डिसीजन इज़ दैट
समन्ड एक्यूज कैन बी ट्राइड सेपरेटली, उसका सेपरेट ट्रायल हो सकता है. ऑन सच ऑर्डर बीइंग मेड देयर विल बी नो इम्पेडिमेंट फॉर द कोर्ट टू कंटिन्यू एंड कंक्लूड द ट्रायल. तो सिंपली कोर्ट बोल सकती है जो बाकी अरेस्ट के रिगार्ड में है उनके रिगार्ड में ट्रायल को कंक्लूड कर सकती है और इसके रिगार्ड में सेपरेट ट्रायल कंटिन्यू कर सकती है. सो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, यदि ज्वाइंट ट्रायल है तो कोर्ट पूरे को रिफ्रेश कर सकती है, वापस से सुन सकती है. एंड 6 में यदि कोर्ट को लगता है कि नहीं हमको सेपरेटली ट्रायल कर सकते हैं तो जो भी मेन केस है हमारा उसको कंक्लूड कर सकती है. नाउ 7 क्या है कि इफ द प्रोसीडिंग पॉज्ड in as in clause 1 above in a case where the accused who were tried are to be acquitted. ठीक है, तो जो हमने प्रोसीडिंग पॉज की थी और उस केस में हमको क्या लगा कि अब जो बंदे हैं उनका एक्विटल होना है. एंड द डिसीजन इज दैट समन्ड एक्यूज कैन बी ट्राइड फ्रेश सेपरेटली. सो जो भी समन्ड एक्यूज है जो 319 में हमने बुलाया उसको हम सेपरेटली ट्रायल करेंगे. सो देयर विल बी नो इम्पीडिमेंट टू पास द जजमेंट ऑफ एक्विटल इन द मेन केस. सो आप एक्विटल का जजमेंट पास कर दीजिए. 8 इज अबाउट कि इफ़ द पावर इज़ नॉट इन्वोक्ड और एक्सरसाइज इन द मेन ट्रायल टिल इट्स कंक्लूजन. ये पावर आपने इन्वोक नहीं किया एंड इफ देयर इज अ स्प्लिट अ बाइफरकेट केस हो गया. सो द पावर अंडर 319 ऑफ द CRPC कैन बी इन्वोक्ड और एक्सरसाइज. अब अगली लाइन को ध्यान से पढ़ना होगा. ओनली इफ देयर इज एविडेंस टू दैट इफेक्ट. ओनली इफ देयर इज एविडेंस टू दैट इफेक्ट पॉइंटिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एडिशनल एक्यूज टू बी समन्ड इन द स्प्लिट अ बाइफरकेटेड ट्रायल. तो सिंपली यदि नए ट्रायल में जो बाइफरकेट ट्रायल हो रहा है यदि उसमें एविडेंस प्रोड्यूस मिल रहे हैं तभी हम 319 का पावर यूज़ करेंगे. पॉइंट नंबर 9, इफ़ आफ्टर आर्गुमेंट आर हर्ड, I'll repeat it. Point number 8, if the power is not invoked or exercised in the main trial till its conclusion. मेन ट्रायल के कंक्लूजन वाली स्टेज तक आपने 319 यूज़ नहीं किया. अब केस स्प्लिट अप हो चुका है, अब 319 की ज़रूरत है. सो अब जो नया केस जो बाइफरकेट होने के बाद जिसका चल रहा है ट्रायल, अब तो सिर्फ उसी के एविडेंस को आपको ध्यान रखेंगे. नंबर 9 देखिए, इफ़ आफ्टर आर्गूमेंट आर हर्ड, आर्गूमेंट हो चुके हैं एंड द केस इज़ रिजर्व फॉर द जजमेंट. बहुत बार ऐसा होता है कि आर्गूमेंट हर्ड कर लिए गए, जजमेंट रिजर्व के लिए रख दिया गया और उस इन बिटवीन मजिस्ट्रेट को लगता है कि 319 की पावर हमको यूज़ करनी है. तो अप्रोप्रिएट क्या होगा कि एक बार कोर्ट वापस से री हियरिंग के लिए बुलाएगा और री हियरिंग के लिए बुलाएगा. तो 10 में देखिए, ऑन सेटिंग इट डाउन फॉर री हियरिंग द अबव लेड डाउन प्रोसीजर टू बी डिसाइडेड अबाउट समनिंग होल्डिंग ऑफ जॉइंट ट्रायल और अदरवाइज शैल बी डिसाइडेड. अब इस पॉइंट पर डिसाइड किया जाएगा कि अब जो बंदा आएगा उसके रिगार्डिंग में कैसे करेंगे, लाइक जॉइंट ट्रायल होगा या कैसे सेपरेट ट्रायल होगा. सो ये पॉइंट नंबर 10 पे होगा. 11 में देखिए, इवन इन सच केसेस एट दैट स्टेज इफ द डिसीजन इज टू समन एडिशनल एक्यूज्ड एंड होल्ड अ जॉइंट ट्रायल. यदि उस री हियरिंग में ये डिसाइड हो जाता है कि नहीं हमको उसका जॉइंट ट्रायल करना है, सो ऑब्वियसली हम उसको इंक्लूड करेंगे एंड द ट्रायल शैल बी कंडक्टेड अफ्रेश एंड डी नोवो प्रोसीडिंग बी हेल्ड. तो नई प्रोसीडिंग चलेगी. 12 लास्ट पॉइंट, इफ इन दैट सर्कमस्टांसेस द डिसीजन इज टू होल्ड अ सेपरेट ट्रायल. यदि पर्पस है सेपरेट ट्रायल का इन द केस ऑफ समवन एक्यूज्ड एज इंडिकेटेड अर्लियर. So number A, the main case be decided by pronouncing the conviction and sentence and then proceed afresh against the summoned accused. सेपरेट ट्रायल करना है तो यदि हमको कन्विक्ट करना है तो आप उसके रिगार्ड में जजमेंट प्रोनाउंस कर दीजिए. एंड नंबर बी, इन द केस ऑफ एक्विटल द ऑर्डर शैल बी पास टू द इफेक्ट इन द मेन केस एंड देन प्रोसीड अफ्रेश अगेंस्ट समवन एक्यूज. सो एक्विटल करना है तो आप चूँकि आपको पर्पस है सेपरेट ट्रायल तो आप डिसाइड भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना. So this is the 12 guideline which has been given by the Honorable Supreme Court Constitutional Bench. So इन्होंने 34 पैरा में थैंक्स बोला है सीनियर काउंसिल को एंड आई वुड लाइक ऑल्सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट इन्होंने डिसाइड करने में हेल्प की. व्हाट अ वंडरफुल आर्गूमेंट they have given during the proceeding. So you must read that, you must read the whole the judgment. ट्राई करिए आप पूरा का. एंड इन केस किसी को भी किसी पॉइंट पर डिफ़िकल्टी है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए जो भी आपका इशू है एंड वी विल डिस्कस. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ करेक्शन, you are welcome to comment in the section box. So thank you so much, thanks for watching and do subscribe if you like the video. Thanks you.